Good morning to all of you. Today we will read a poem from your first flight textbook, which is accompanied with your first chapter, A Letter to God. The poem name is Dust of Snow, written by Robert Frost. आज हम लोग एक पोएम पढ़ेंगे आपकी फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक से। और ये पोएम जो है ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसके साथ है, जो छूट गया था तो उसको आज मैं कंप्लीट करा देता हूँ। ये डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है, डस्ट का मतलब यहाँ पे धूल से नहीं है, ठीक है। डस्ट का मतलब यहाँ धूल से नहीं है। डस्ट ऑफ स्नो कहने का मतलब है कि जो बर्फ़ है उसके जो कण हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो एक बार क्या होता है जा रहे होते हैं, तो उनके ऊपर क्या होता है, किसी ने बर्फ़ क्या होती है झाड़ी होती है। और वो कौन होता है जो उनके ऊपर बर्फ़ झाड़ता है, ये हम देखते हैं। द वे अ क्रॉ shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. First I will explain to you first stanza. After that I will discuss to you the literary device or poetic device of the first stanza. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. हेमलॉक ट्री क्या है? हेमलॉक ट्री जो है एक पॉइजनस ट्री होता है, एक जहरीला पेड़ होता है जिसके ऊपर सफ़ेद फूल लगे होते हैं। तो एक बार पोइट कहीं से जा रहे होते हैं तो वो क्या कहते हैं कि द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। एक क्रो होता है जो एक हेमलॉक ट्री पे बैठा होता है, और क्या होता है कि उस क्रो के पेड़ पे बैठने से, या वो पेड़ की डाली पे पहले से बैठा हुआ था, जो भी है उसके मूवमेंट के कारण क्या होता है, उस डाली पे, उस ब्रांच पे जो बर्फ़ जमी होती है वो क्या होता है उनके ऊपर गिरती है। वैसे जनरली हम लोग क्या कहते हैं, क्रो को हम लोग बेड ओमेन मांगते हैं। ओमेन, OMEN, ओमेन। ओमेन का मतलब होता है अपशगुन, इनऑस्पिशियस। और यहाँ पे जो हेमलॉक ट्री है ये एक जहरीला पेड़ है, तो इसको भी बेड ओमेन माना जाता है, ठीक है। तो वही जो पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो ये कहते हैं कि हेमलॉक ट्री के एक ब्रांच पे एक कौवा बैठा होता है, एक क्रो बैठा होता है, और उसके मूवमेंट से पता नहीं वो कहीं से उड़ के आता है और उस डाली पे बैठता है, या पहले से वो उस डाली पे हेमलॉक ट्री के किसी ब्रांच पे बैठा होता है, और उसके उड़ने के कारण जो भी है उसके मूवमेंट के कारण क्या होता है, जो डस्ट ऑफ स्नो होता है, जो बर्फ़ होती है, वो क्या होता है, राइट, जो पोइट होते हैं उनके ऊपर गिरती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस स्टेंजा में जो पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट लिटरेरी डिवाइस और पोएटिक डिवाइस इज़ राइमिंग स्कीम। तो राइमिंग स्कीम में देखिए, यहाँ पे पहली लाइन में क्रो है और दूसरे वाले में स्नो है। इसका मतलब क्या बनता है, यहाँ पे जो राइमिंग स्कीम बनेगी वो बनेगी ए बी ए बी। ए बी कहने का मतलब है कि क्रो और स्नो। तो फर्स्ट स्टेंजा को ए लिया गया, और थर्ड वाले स्टेंजा का जो लास्ट वर्ड है क्रो और स्नो, ये दोनों राइम कर रहे हैं। उसके बाद से सेकेंड और फोर्थ में है, यहाँ पे है मी और ट्री, ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में राइम कर रहे हैं। तो ये हो गया राइमिंग स्कीम फर्स्ट स्टेंजा के लिए। दूसरी जो है वो है इंजैबमेंट। स्पेलिंग आप लोग लिख लेंगे। इंजैबमेंट की स्पेलिंग है ENJABMENT। इंजैबमेंट, इंजैबमेंट क्या होता है कि जब किसी भी पोएम में, जैसे यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, और इन 4 सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि क्रो के लास्ट में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ना मी के लास्ट में, ना स्नो के लास्ट में, ना ट्री के लास्ट में। तो जब इस तरीके से बिना किसी पंक्चुएशन मार्क्स के जब स्टेंजा क्या है कंटिन्यू किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं इंजैबमेंट, ठीक है। ये हो गया इंजैबमेंट आपका। उसके बाद से है तीसरी जो लिटरेरी डिवाइस है वो है एजोनेंस। आप स्पेलिंग लिखेंगे ASSONANCE।
एजोनेंस क्या होता है? एजोनेंस में होता है कि जब पोयम के किसी स्टेंजा के एक पर्टिकुलर सेंटेंस में जब सेम वोवेल साउंड क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, सुक में ओ वोवेल साउंड है, डाउन में ओ है और ऑन में ओ है। तो इस तरीके से क्या है, ये वोवेल साउंड जो है वो क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं एजोनेंस। क्या कहते हैं हम इसको? एजोनेंस कहते हैं। ठीक है, ओके। नाउ वी मूव टू द स्टेंजा नंबर सेकेंड। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Rued का मतलब होता है held in regret, मतलब कि पश्चाताप। जब आपने कोई गलती करी है और आपको उसका पश्चाताप होता है। तो यहाँ पे क्या बताते हैं पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट? बताते हैं कि जिस तरीके से वो क्रो होता है वो हेमलॉक ट्री पे बैठा होता है और उसके मूवमेंट के कारण जिस तरीके से बर्फ़ जो है उनके ऊपर पड़ती है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है राइटर के पोएट के ऊपर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर, कि जब बर्फ़ उनके ऊपर गिरती है तो हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। तो जैसे ही बर्फ़ उनके ऊपर पड़ती है, उनके दिल का, उनके मन का क्या होता है? मूड जो है वो बदल जाता है, मतलब उनका मूड जो होता है वो अच्छा हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, मतलब कि अभी तक जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो रिग्रेट में थे, वो दुखी थे, ठीक है, डिस्पेयर थे, थोड़े से चिंतित थे, दुखी थे। लेकिन जैसे ही वो क्रो के मूवमेंट के कारण हेमलॉक ट्री के एक ब्रांच से उनके ऊपर बर्फ़ क्या होती है? उनके ऊपर पड़ती है, तो उनके दिल का जो मूड होता है बदल जाता है। और अभी तक जो पोएट क्या होते हैं? र्यूड होते हैं। र्यूड मतलब क्रूर नहीं, जो र्यूड होता है वो नहीं। र्यूड का मतलब है कि रिग्रेट, ठीक है, मतलब अभी तक वो डिस्पेयर थे, थोड़े से परप्लेक्स्ड थे, थोड़े चिंतित थे, परेशान थे। लेकिन वो बर्फ़ के पड़ते ही उनके दिल का जो मूड होता है बदल जाता है। और अभी तक जो वो चिंतित परेशान होते हैं वो अब क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। तो ये इम्पेक्ट पड़ता है उस क्रो के मूवमेंट के कारण, जिसके कारण क्या होता है? जो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर पड़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रो है और हेमलॉक ट्री, भले ही ये दोनों चीज़ें इनऑस्पिशियस मानी जाती हैं, लेकिन इसके कारण भी क्या है, जो पोएट होते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट होते हैं, उनका जो दिल का मूड होता है वो क्या हो जाता है? बदल जाता है, वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो कभी कभी हम अपने माइंड में ये बैठा लेते हैं कि जो क्रो होता है वो क्या है? अपशगुन है, कुछ बुरा ही होगा। तो ऐसा नहीं होता है। वी शुड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। हमें हमेशा क्या करना चाहिए? पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। नाउ आई विल डिस्कस टू यू द लिटरेरी डिवाइस ऑफ द स्टेंजा नंबर 2। यहाँ पे अब क्या है? यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्सोनेंस। ठीक है, कॉन्सोनेंस क्या है? सबसे पहले मैं बताता हूँ इंजैम्पमेंट। इसमें भी इंजैम्पमेंट है। इंजैम्पमेंट जैसा कि मैंने फर्स्ट स्टेंजा में आपको बताया, तो इंजैम्पमेंट में होता है कि जब क्या होता है, पोयम का जो भी स्टेंजा है, ये जैसे 4 सेंटेंसेस हैं, इन चारों सेंटेंसेस के लास्ट में यहाँ पे कोई भी क्या है? पंक्चुएशन मार्क नहीं है, वो सिर्फ लास्ट में है ना। यहाँ पे किसी भी तरीके का पंक्चुएशन मार्क यूज किया गया है, ना मूड, ना पार्ट और ना फिर र्यूड में। तो ये आपका क्या हो गया? इंजैम्पमेंट है, मतलब कि बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के अगर पोयम की लाइंस को कंटिन्यू किया जाता है तो उसको हम कहते हैं इंजैम्पमेंट। दूसरा जो लिटरेरी डिवाइस है या पोइटिक डिवाइस है वो ये है राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है सी डी। पहले वाले में ए बी था, यहाँ पे सी डी है। तो पहला फर्स्ट और थर्ड जो लाइन है इसमें है सी, मतलब कि हार्ट और पार्ट जो है वो राइम कर रहे हैं। उसके बाद से सेकेंड और फोर्थ वाली जो है इसमें मूड और र्यूड, ये दोनों क्या कर रही हैं? राइम कर रही हैं। तो ये हमारा स्टेंजा नंबर 2 का राइमिंग स्कीम हो गया सी डी। उसके बाद से अगला है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस में क्या है कि कॉन्सोनेंस में है जैसे कि जब एक ही वो कॉन्सोनेंट साउंड क्या करें? रिपीट करें किसी लाइन में, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है सेव्ड और यहाँ पे सम। तो सेव्ड में सौ का साउंड रिपीट हो रहा है और सम में भी 100 का साउंड रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया आपका कॉन्सोनेंस हो गया, ठीक है।
उसके बाद से एक होता है एलिटरेशन। एलिटरेशन भी कॉन्सोनेंट साउंड से ही रिलेटेड होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जिस तरीके से कॉन्सोनेंस में एक सेंटेंस में किसी भी वर्ड का जो पहला पहला जैसे कि सेव्ड का पहला और सम का पहला लेटर स एस रिपीट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंस। लेकिन एलिटरेशन में ऐसा कोई नियम नहीं है। वो क्या हो सकता है, किसी सेंटेंस के वर्ड में जो सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करे और वो जो लेटर है वो क्या करे, वो जो लेटर है जो सेम कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट साउंड है, वो क्या होता है किसी वर्ड के शुरुआत में भी हो सकता है या फिर वो लास्ट में भी हो सकता है या वो कहीं बीच में भी हो सकता है। जैसे डे, हैड, र्यूड। डे में डी जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड लेटर है। हैड में डी जो है कॉन्सोनेंट लेटर है और र्यूड में डी जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर है। और ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये देखिए डी जो है ये पहले है, डी जो है यहाँ हेड में लास्ट में है और र्यूड जो है ये लास्ट में है। तो इसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। तो ये हो गया आपका पोएटिक डिवाइस ऑफ दिस पोएम। एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूँ। डस्ट ऑफ स्नो जो ये पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इसमें क्या बताया गया है कि एक बार पोएट कहीं जा रहे थे, ठीक है, रास्ते में तो क्या होता है, एक क्रो होता है जो एक हेमलॉक ट्री पे बैठा होता है। क्रो जो है ये बेड ओमेन माना जाता है, इन ऑस्पिशियस अपशगुन माना जाता है और हेमलॉक ट्री भी अपशगुन माना जाता है क्योंकि हेमलॉक ट्री जो होता है एक पॉइजनस ट्री होता है, इसके ऊपर सफ़ेद फूल लगे होते हैं। तो क्रो के मूवमेंट के कारण क्या होता है, जो बर्फ़ होती है वो क्या होती है, पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर क्या होती है, गिर जाती है। सुक डाउन का मतलब होता है गिरना, झड़ जाना। उसके कारण उस जैसे ही वो बर्फ़ क्या होती है रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट के ऊपर गिरती है तो उनके दिल का मूड बदल जाता है और वो प्रसन्न हो जाते हैं। अभी तक वो क्या जो चिंतित थे, परेशान थे, तो बर्फ़ पड़ने के कारण उनके मन का, उनके दिल का जो मूड होता है वो क्या हो जाता है, पूरी तरीके से बदल जाता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड the poem very well, and I have discussed to you the literary devices, and I hope you write all the literary devices which I taught you, which I teach you in every poem. Thank you very much for today.